नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में आज आने वाले महंगाई के आंकड़ों से पहले ग्लोबल बाजार सतर्क। भारतीय बाजार भी व्यवस्थित दायरे में। निफ्टी में सिर्फ 125 और बैंक निफ्टी में 250 अंकों का दायरा। आईटी एफएमसीजी शेयरों में ज्यादा दबाव। मिड कैप इंडेक्स नीचे। अच्छे नतीजों ने टाटा केमिकल्स में भरा जोश। शेयर 13% उछलकर बना एफएनओ का टॉप गेनर। वहीं दमदार रिजल्ट के बाद गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स भी 4% ऊपर। और निफ्टी की 4 कंपनियां कोल इंडिया, आइशर मोटर्स, हिंडाल्को, टाटा कंज्यूमर आज पेश करेंगी तिमाही नतीजे। वायदा की 11 कंपनियों के भी नतीजे आज। और फर्टिलाइजर के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किले से रोड मैप का कर सकते हैं ऐलान। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ कालाबाजारी रोकने पर जोर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हम चर्चा करेंगे मार्केट्स की। लेकिन सबसे पहले क्या रुझान आज मार्केट्स में देखने को मिल रहा है वो एक क्विक अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत तो ठीक हुई थी, मार्केट खुले तो ऊपर ही थे, लेकिन उसके बाद नीचे फिसले और फिर धीरे धीरे हमने मार्केट्स में थोड़ा सा दबाव आते हुए देखा। फिलहाल की स्थिति देखेंगे तो एक रेंज में कारोबार होते हुए दिख रहा है। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, 17,500 को डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। और अगर आप बाकी इंडाइसेस भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी आपको एक बहुत छोटे दायरे में ट्रेडिंग होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। तो बड़ी बातें बताएं उससे पहले फटाफट से इस समय के संकेत देख लेते हैं क्या बने हुए हैं। और शुरुआत करेंगे एशियन मार्केट्स के साथ कि वहां क्या रुझान है आज के सेशन में। तो एशियन मार्केट्स की अगर अभी का ट्रेड आप देखेंगे तो एशियन मार्केट्स खासतौर से थोड़े से प्रेशर में आपको दिखाई देंगे। और स्पेशली निकेई और बाकी मार्केट्स देखेंगे तो लाल निशान में ही है। आधा % नीचे निकेई है, शंघाई भी आधा % नीचे है। हैंग सेंग, कॉस्पी सभी में आधा से 1% की कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। अमेरिका के फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है, ना तो कमजोरी है ना तेजी है। अब तो इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स करंट लेवल्स देखेंगे तो सिर्फ 3 अंक नीचे हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स 25 अंक कर रहे हैं नीचे कारोबार। तो ये है संकेत। तो चलिए फटाफट से अब आपको बाजार की बड़ी बातें बता देते हैं और उसके बाद लेंगे इंडाइसिस पर हमारे मेहमान की राय। और अगर मार्केट्स को देखेंगे तो एक रेंज में फिलहाल ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है और बेहद सीमित दायरे की ट्रेडिंग है। इंपॉर्टेंट है, 17,500 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है आज के सेशन में। साथ ही अगर आप देखेंगे बाकी इंडाइसिस को तो बैंक निफ्टी भी एक टाइट रेंज में ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन हरे निशान में है। 100 अंकों की बढ़त आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। मिड कैप्स कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लाल निशान में कारोबार यहां पर हो रहा है। साथ ही अगर सेक्टर्स देखेंगे तो आउट परफॉर्मेंस कैपिटल गुड्स दिखा रहा है आज के सेशन में। थोड़ी बहुत सिलेक्टिव बाइंग आपको एनबीएफसीज और बैंक्स में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आईटी, फार्मा, एफएमसीजी यहां पर प्रॉफिट टेकिंग आज के सेशन में। ऑयल एंड गैस, एनर्जी पैक यहां कमजोरी देखने को मिल रही है। मिड कैप्स में शुगर स्टॉक्स हुए, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स हुए, यहां प्रेशर है। रियल्टी स्टॉक्स हुए दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो ये है अब तक की हाइलाइट्स। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या हो इंडेक्स पर रिमेनिंग सेशन के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ अजीत मिश्रा मौजूद हैं। अजीत नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो फटाफट निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही राय दीजिए। बहुत टाइट रेंज में ट्रेडिंग फिलहाल होती हुई दिख रही है। संकेत कोई बहुत अच्छे हैं नहीं, ना तो तेजी के संकेत है ना मंदी के संकेत है। तो क्या मान के चले कि रिमेनिंग सेशन भी इसी तरीके का रहने वाला है? कोई ट्रेड ले इंडेक्स पर या छोड़ दे? गुड आफ्टरनून दीपाली देखिए इंडेक्स में जिस तरीके से प्रीवियस सेशन में तेजी आई थी, 17,400 का लेवल काफी टाइम से हम देख रहे थे ना। मार्केट वहीं पे 3-4 दिनों से रेंज बाउंड था। बट अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पॉज है। जस्ट जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में भी मिक्स्ड इंडिकेशन है। बाकी पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली उनको बने रहना है। इंट्राडे में मुझे नहीं लगता कि शायद सेकेंड हाफ में भी कुछ खास मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। कंपैरेटिवली बैंकिंग इंडेक्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप इंट्राडे के लिए अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडेक्स में, तो बैंकिंग इंडेक्स आपको देख सकते हैं कि 38,350 के राउंड पे भी ये बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग बनाए 38,200 के स्टॉप लॉस के साथ 38,600 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है। इंडाइसिस पर अवॉइड कर सकते हैं, रेंज में ट्रेडिंग हो सकती है। बैंक निफ्टी पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आपने स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या जीत? यस दीपाली, देखिए यहाँ पे जैसा कि आपने बताया शो की शुरुआत में कि मिड कैप में भी प्रेशर है, बट कुछ सेलेक्टिव नेम्स ऐसे हैं जहाँ पे कि अच्छी बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रही है। और उसमें से यूनाइटेड ब्रिवरीज, यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग पिवट फॉर्म हुआ है। स्टॉक करीब 1636 के राउंड पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। एक अच्छी करेक्शन के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। करीब 1700 तक के टारगेट्स रहेंगे, 1605 का स्टॉप लॉस रहेगा। साथ ही साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पे भी एक अच्छी करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन फॉर्म हुआ है, बेस फॉर्म हुआ है।
और आज के सेशन में भी ये पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, बावजूद इसके कि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 1370 के स्टॉप लॉस के साथ 1440 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए ठीक है, तो ये सजेशन आपको दिए गए हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में एक ट्रेडिंग का मौका दिख रहा है, 1395 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है, 3.25 ऊपर, यानी 1/4% की बढ़त के साथ। लेकिन हम मिड कैप्स का हाल देख लेते हैं, और मिड कैप्स में हमने आज के सेशन में एक अंडर परफॉर्मेंस देखी। इंडेक्स आपको लाल निशान में ट्रेडिंग करते हुए दिखाई देगा, लेकिन पॉकेट्स का क्या रुझान है वो आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। एनबीएफसीज से शुरुआत करते हैं, जहां थोड़ी बाइंग आपको आज के सत्र में दिखेगी। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, रेपको होम फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग, पिरामल एंटरप्राइजेज, यहाँ मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है आज के सेशन में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कैपिटल गुड स्टॉक्स में खरीदारी है, थर्मैक्स, एबीबी, एए इंजीनियरिंग, एलगी इक्विपमेंट्स 5% तक ऊपर ये ट्रेडिंग कर रहे हैं आज। साथ ही प्रेशर वाले स्पेस देखेंगे तो फार्मा में, आईटी में कमजोरी है। फार्मा में सीक्वेंट साइंटिफिक, नेटको फार्मा, पेनिशिया बायोसोविन फार्मा 13% तक गिरे हुए। नेटको और सीक्वेंट साइंटिफिक की धुलाई काफी हो रही है आज के सत्र में। आईटी भी वीक है, इक्लॉग सर्विसेज 6% नीचे, पर्सिस्टेंट सिस्टम, बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज 3% तक नीचे कर रहे हैं कारोबार। थकावट आपको दिखेगी पावर स्टॉक्स में, एनर्जी स्टॉक्स में खास तौर से, या ऑयल एंड गैस आप कह सकते हैं, इसमें चेन्नई पेट्रो, ऑयल, अदानी टोटल, एमआरपीएल शामिल है। शुगर में प्रॉफिट टेकिंग है या कमजोरी कह सकते हैं, रेणुका शुगर्स, बलरामपुर चीनी, द्वारिकेश शुगर्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, यहाँ पर प्रेशर आपको दिखाई देगा। तो ये रुझान फिलहाल बना हुआ है तमाम स्पेस में। चलिए इसके बाद एक बार फटाफट से कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। अजीत के जीत हमारे साथ मौजूद है। अजीत, एक बार ये फार्मा में, नेटको फार्मा पर राय दीजिए। एक रिएक्शन हम देख रहे हैं, 8% नीचे आ चुका है अभी ये स्टॉक डे लो पर। जिनके पास भी शॉर्ट रेट्स हैं वो क्या करें, अब निकल जाएं क्या? और ओवरऑल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से क्या व्यू बन रहा है इन लेवल से, कितना और करेक्ट हो सकता है स्टॉक? तो देखिए दीपाली, एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो रिटेस्ट हुआ था ऑफ लेट करीब 770-80 के जोन में, और उसको सस्टेन नहीं कर पाया। दोबारा से हम इसमें सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। इंट्राडे की बात करें तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे आज इंट्राडे का लो तो बन गया है, बिकॉज 685-690 के जोन के बीच में एक सपोर्ट एरिया है जहाँ पे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस हैं। तो शायद ये इसकी ज्यादा गिरावट देखने को ना मिले, बट हाँ उसके नीचे अगर ये जाता है पोजिशनली, दोबारा 640-620 तक के लेवल्स खुल जाएंगे। तो एज अ शॉर्ट टर्म अगर आपने इसको इनिशिएट करने की सोच रहे हैं तो उसको अवॉइड करना है। एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए मेरे हिसाब से 680 के नीचे आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है, 680 के नीचे निकल जाना चाहिए अगर आप तेजी की पोजीशन होल्ड करते हैं या इन्वेस्टर हैं इस स्टॉक में। फिलहाल 691-692 के आसपास कारोबार कर रहा है और दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है ये स्टॉक। लेकिन एक राय ले लेते हैं। आज के सेशन में हमने देखा था कि एनबीएफसी पैक में थोड़ी सी खरीदारी आपको दिखेगी। इसके अलावा कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो कैपिटल गुड स्टॉक्स में खरीदारी है। थर्मैक्स, एबीबी, ये कैसे लग रहे हैं? यहाँ पर हमने इनफैक्ट कांस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखे हैं। अजीत, कोई ट्रेडिंग का मौका है क्या इन स्टॉक्स में? बिल्कुल, देखिए थर्मेक्स काफी स्ट्रांग है और ऑफ लेट इसमें वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों का एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, पॉसिबिलिटी ये है कि ये रिबाउंड एक्सटेंड करे, ये सर्ज एक्सटेंड करे और नया हाई देखने को मिले आने वाले दिनों में। तो यहाँ 2300 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 2100 के स्टॉप लॉस के साथ। एबीबी में भी देखिए सेम ट्रेंड है, जहाँ पे एक कंसिस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट है, चाहे सीमेंट्स हो, एबीबी हो। तो वहां पे भी ये सेम चल रहा है कि रिकॉर्ड हाइस के पास अपना ट्रेड कर रहे हैं। इन बिटवीन थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। तो ये ट्रेंड एक्सपेक्टेड है कि ये कंटिन्यू रहेगा। तो जो पोजीशन लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं एबीबी में, उनको 2700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। और क्योंकि स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे है तो उसको अपसाइड को रिस्ट्रिक्ट ना करें, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहें ऑन एवरी राइज। तो अब नेक्स्ट लेवल जो करीब 3000 का निकल के आएगा, उसके लिए आप 2700 के स्टॉप लॉस के साथ एज ऑफ नाउ भी बने रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक स्टॉक पे और कमेंट लेंगे, वो है स्कॉट्स का। अर्निंग के बाद हमने इसमें करेक्शन आते हुए देखा था, लेकिन आज रिकवरी मोड में है और स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई पर ही कारोबार कर रहा है 3.5% की मजबूती के साथ। क्या व्यू रहेगा इन लेवल से स्कॉट्स पर अजीत? यहाँ देखिए मुझे लगता है कि तेजी का दौर कायम रहेगा, बिकॉज जो एक गैप था ऑफ लेट जो अभी ओपन हुआ था 3-4 दिन पहले जब स्टॉक में गिरावट आई थी, उसको फिल कर दिया है और वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक लग रहे हैं। तो इंडिकेशन तो यही है कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं 1750 से लेकर 1780 ये जोन एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट कर सकता है। और अब अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है या फ्रेश बनाना चाहते हैं तो 1670 के स्टॉप के साथ जा सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है।
तो ये राय है स्कॉट्स पर। लेकिन अब एक खबर की ओर रुख कर लेते हैं और खबर है फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ी हुई। दरअसल अगले 2 से 3 साल में भारत को विदेशों से फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कुछ ऐसा ऐलान कर सकते हैं और इसके लिए रोड मैप बता सकते हैं। तो इसी खबर पर और डिटेल्स ले लेते हैं। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आलोक, बताइए क्या अपडेट है फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ा हुआ, क्या डेवलपमेंट हो सकती है? देश में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर सरकार एक बड़े कदम का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की दिशा में आत्मनिर्भर बनने का ऐलान कर सकते हैं और ये टारगेट 2025 तक रखा जा सकता है। इसके तहत देश में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को बढ़ाने, साथ ही साथ जो कालाबाजारी है उसको रोकने के लिए जो मौजूदा फ्लाइंग स्क्वाड है उसको और स्ट्रेंथन करने और साथ ही साथ जैविक खेती को बढ़ाने के लिए जो जैविक फर्टिलाइजर होता है उसका भी प्रोडक्शन बढ़ाने की बातचीत हो सकती है। इसके तहत जो मौजूदा यूरिया प्रोडक्शन है, करीब देश में जो 5 लाख मीट्रिक टन का हर मंथ का प्रोडक्शन होता है, इसको 7 लाख टन करने का लक्ष्य रखा जा सकता है। इसके अलावा जो जैविक खेती है इसके लिए मिशन मोड में काम किया जा सकता है। फिलहाल अभी 20 लाख मीट्रिक टन ही जैविक फर्टिलाइजर के जरिए खेती होती है। और इसके अलावा जो कालाबाजारी रोकना है, खासतौर से इसमें जो बहुत सारा यूरिया, नीम कोटिंग यूरिया को भी क्रॉकरी और वार्निश जैसे सेक्टर में डाइवर्ट किया जाता है, उस लीकेज को रोकने के लिए जो फ्लाइंग स्क्वाड है, फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड, उसको और स्ट्रेंथन करने पर जोर दिया जा सकता है। तो ये तमाम ऐलान इस बार प्रधानमंत्री की तरफ से 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से फर्टिलाइजर सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर आत्मनिर्भर बनने पर 2025 तक का टारगेट रखा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट खबर फर्टिलाइजर स्पेस के लिए, और जैसे आलोक ने बताया फर्टिलाइजर सेक्टर को और मजबूत करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। यानी पर्पस यही है कि फर्टिलाइजर के उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता और बढ़े और इसीलिए डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन फर्टिलाइजर स्पेस के अगर स्टॉक्स देखेंगे तो आपको मिला जुला ट्रेंड दिखेगा। एनएफएल, आरसीएफ एक बार इन स्टॉक्स को लेकर आते हैं और इन पर राय भी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अजीत, एक बार एनएफएल को देखिए, आरसीएफ को देखिए, क्या कमेंट्स होंगे इन लेवल से? देखिए दीपाली, यहाँ पे दोनों में ही काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। इनफैक्ट ये कुछ दिनों से काफी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं विद वॉल्यूम्स, और मुझे लगता है कि एनएफएल में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा अगर ये 50 के लेवल को होल्ड कर पाता है तो, और आने वाले दिनों में करीब 56 से लेकर 57 तक के इमीडिएट टारगेट्स में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड आरसीएफ में भी है, कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है अगर मैं एनएफएल से कंपेयर करूं तो। और यहाँ पे मेरे हिसाब से 95 का स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। और ऊपर पे करीब 104 105 ये आपका टारगेट एरिया होगा। ओके, चलिए, तो ये आरसीएफ और एनएफएल पर आपको राय मिले। दोनों स्टॉक 2% 2.5% ऊपर कर रहे हैं कारोबार। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। और इस हफ्ते जो मुकाबला हो रहा है वो निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के नीरव छेड़ा, अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ के बीच हो रहा है। अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं अपडेट। रत्नेश गोयल ने गेल से एग्जिट किया है, ये इनकी सेल कॉल थी। 131 पर इन्होंने अपनी इस पोजीशन से निकले हैं। हालांकि इनके टारगेट 122 के थे रत्नेश के। साथ ही एक और बदलाव, जेके पेपर को ऐड किया है रत्नेश ने। बाय करने की सलाह है 500 के टारगेट्स, 390 का स्टॉप लॉस, 416 417 के आसपास फिलहाल कर रहा है कारोबार। तो जेके पेपर रत्नेश ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। अमित सेठ का पोर्टफोलियो लाते हैं, यहाँ पर एग्जिट किया है इन्होंने कमन से। इनकी ये बाय कॉल थी 1280 के टारगेट के लिए, लेकिन 1215 पर इन्होंने एग्जिट कर लिया है। ये एक अपडेट अमित सेठ के पोर्टफोलियो से। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में फिलहाल क्या बनी हुई है। तो लीड कर रहे हैं अमित सेठ 7.5% के रिटर्न के साथ, दूसरे पायदान पर रत्नेश गोयल 6.5% के रिटर्न, माफ कीजिए, और नीरव छेड़ा भी 3% के रिटर्न उनका पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे हमारी खास पेशकश आजादी के अमृत महोत्सव। और बात करेंगे हमारे खास पेशकश आजादी के अमृत महोत्सव की। और इन 75 सालों में भारत ने तरक्की के सभी आयाम छुए हैं, सभी सेक्टर्स में जबरदस्त सफलता हासिल की है। पूरी दुनिया में इसकी सुंदरता के चर्चे भी खूब रहे हैं। तो ऐसा कोई मंच नहीं था जहां भारतीय सुंदरियों ने कमाल ना किया हो।
आजादी के अमृत मंथन में हम आपके लिए लाए हैं भारत की सुंदरियों की दुनिया में धाक। जी हां, आजादी के तुरंत बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसी चीज भारत के लिए बिल्कुल नई थी। बावजूद इसके भारत की सुंदरियों ने दुनिया में अपना परचम लहराया। सबसे पहले आई रीता फारिया। 1966 में रीता फारिया बनी मिस वर्ल्ड। जी हां, इसके बाद दुनिया में इंडियन ब्यूटी का सिक्का जमाने वाली वो पहली भारतीय थी। उनके पास उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इन सब को ठुकराकर वो चुना जो वो हमेशा से करना चाहती थी। रीता फारिया डॉक्टर बनी। इसके बाद दौर आया 1970 का। मिस एशिया पैसिफिक उस साल बनी जिनत अमान। जी हां, वो जिनत अमान जो बॉलीवुड फिल्मों में अपने दमदार अभिनय और बोल्ड किरदारों के लिए जानी जाती हैं। फिर वक्त आगे बढ़ा और वक्त के साथ एक लंबा अंतराल हो गया, क्योंकि तब तक भारत की झोली में कुछ खास नहीं आया। लेकिन 1994 का फिर वक्त आया। 1994 के वक्त के साथ आई सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन, जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब भारत की झोली में डाला, वो पहली भारतीय हैं जिनको इस खिताब से नवाजा गया। सुष्मिता सेन पहली मिस यूनिवर्स भारत की बनी। इसके बाद उसी समय मिस वर्ल्ड का खिताब भी भारत के ही झोली में गया, यानी कि एक साथ दो खिताबों पर कब्जा जमाया भारत ने। और ऐश्वर्या राय उसी साल 1994 में मिस वर्ल्ड बनी। ब्यूटी का ये 2 खिताब भारत को मिला। इसके साथ ही इन दोनों ही मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स ने आगे चलकर अपना करियर बॉलीवुड में शुरू किया। मॉडलिंग से लेकर बॉलीवुड तक तमाम जगह इन्होंने अपना परचम लहराया और अब ऐश्वर्या राय बच्चन हैं। इसके बाद वक्त आगे बढ़ा। 1997 का वक्त आया और तब डायना हेडन आई मिस वर्ल्ड के तौर पर। इस बार भी, यानी कि 1997 में भी भारत की झोली में ही मिस वर्ल्ड का खिताब डायना हेडन ने जीता। और इसी के साथ साथ इनको, यानी कि डायना हेडन ने उसी साल, जहां तक रीता फारिया की बात करें तो उनके बाद दूसरी मिस वर्ल्ड ये बनी। और साथ ही साथ इसके बाद जब आगे वक्त बढ़ा तो ऐश्वर्या राय, रीता फारिया और फिर डायना हेडन का नाम मिस वर्ल्ड की उस सूची में जुड़ गया। इन्हें मिस फोटोजेनिक भी उसी साल कहा गया और साथ ही मिस स्विम सूट भी इनको इस वक्त, यानी कि उस साल कहा गया। और फिर दौर आया 1999 का और आई युक्तामुखी। जी हाँ, मिस वर्ल्ड युक्तामुखी। इस वक्त तक तो देश में ऐसी चर्चा होने लगी थी कि आखिरकार भारत कैसे एक के बाद एक लगातार ब्यूटी क्वीन बन रहा है, क्योंकि 1997 में डायना हेडन के बाद 2 साल के बाद ही युक्तामुखी मिस वर्ल्ड का टाइटल उन्होंने जीता। और फिर वो इसी साल मिस वर्ल्ड एशिया भी बनी और मिस वर्ल्ड ओशियाना भी वही रही। जी हाँ, तो एक के बाद एक ये तमाम तमगे उन्हें। और उसके बाद वक्त आया 2000 का। 2000 का वक्त भारत के लिए तो बेहद खास था। लारा दत्ता दूसरी मिस यूनिवर्स बनी भारत की सुष्मिता सेन के बाद। और इसके बाद मिस वर्ल्ड इसी साल बनी प्रियंका चोपड़ा। लेकिन 1, 2 नहीं बल्कि 3 जीत इस बार भारत के नाम थी। सिर्फ लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा ही नहीं, बल्कि इस साल थी दिया मिर्जा भी। तीनों की जोड़ी एक साथ मिस एशिया पैसिफिक दिया मिर्जा इस साल रही। ये 2000 की ही बात है, जब पूरी तरीके से ब्यूटी का ये कॉन्टेस्ट भारत ने जीता, चाहे वो मिस यूनिवर्स हो या फिर मिस वर्ल्ड हो या फिर मिस एशिया पैसिफिक हो। इन तीनों ने ही ये बताया कि किस तरीके से भारत दुनिया भर में अपना परचम कम से कम सुंदरता के मामले में तो लहरा ही रहा है। उसके बाद इन तीनों ने मॉडलिंग से लेकर फिल्मी करियर अपना बनाया और वहां भी इन्होंने कमाल का काम किया। और भारत की ये धाक 2000 के बाद भी बरकरार रही। निकोल फारिया मिस अर्थ बनी साल 2010 में। जी हाँ, मिस अर्थ एक यूनिक ब्यूटी पेजेंट जो कि पर्यावरण को लेकर जागरूकता के लिए ये दरअसल होता है। साल 2010 में भारत की निकोल फारिया पहली मॉडल है जो मिस अर्थ बनी, यानी कि यहां भी कम से कम भारत ने अपना परचम लहराया। फिर दौर आया 2017 का और 2017 में एक हरियाणा की छोरी बनी मिस वर्ल्ड। ये बहुत ही ऐतिहासिक था भारत के लिए, क्योंकि ये भारत के उस राज्य से आती हैं जिस राज्य को ये कहा जाता है कि वहां छोरियों को थोड़ा पीछे रखा जाता है। लेकिन हरियाणा के बदलते परिदृश्य को दिखाते हुए मानुषी चिल्लड़ आगे आई और वो 2017 की मिस वर्ल्ड बनी। इसके बाद आगे वक्त बढ़ता है और फिर एक बार भारत का कब्जा होता है मिस यूनिवर्स के उस ताज पर। जी हाँ, हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स 2021। और ये बताता है कि भारत की बादशाहत कैसे
कायम है इसमें हरनाज सिद्धू, चंडीगढ़ यानी कि ब्यूटीफुल सिटी, चंडीगढ़ की रहने वाली वो कुड़ी जिसने यहां पहुंचकर एक बार फिर उस सपने को जिंदा कर दिया जो सपना हजारों लड़कियां देखती हैं। और खास करके अगर बात करें तो सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और उसके बाद हरनाज सिद्धू तीसरी मिस यूनिवर्स इंडिया की बनी और एक बार फिर बादशाहत कायम रही और टाइटल कहीं ना कहीं भारत को एक बार फिर ये मिला। तो इस तरीके से 75 साल के सफर में भारत ने सुंदरता का ये शानदार सफर तय किया, एक मान जिसको पूरी दुनिया ने दिया सम्मान।